मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं साइटिकल केमिकल डिपार्टमेंट से द्वितीय है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का अध्यापन करता हूँ। आज यूट्यूब पर 6 की बारे में इसका टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नोडल फ्लो अनादर्श प्रवाह के मुख्य सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि केमिकल एनर्जी के विभिन्न प्रकार के रिएक्टर्स का उपयोग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इन प्रोसेस इक्विपमेंट में जिसका उपयोग रिएक्टर के रूप में किया जाता है उसमें फ्लो पैटर्न के आधार पर रिएक्टर को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें आइडियल फ्लो रिएक्टर और नॉन आइडियल फ्लो रिएक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी रिएक्टर में फिर जो फ्यूजन एंटर करती है उसके सभी एलिमेंट समान समय के लिए रिएक्टर में उपस्थित रहते हैं और समान समय के बाद ही रिएक्टर से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार के फ्लो को आइडियल फ्लो रिएक्टर कहा जाता है। लेकिन केमिकल एनर्जी में रिएक्टर मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं तो आइडियल फ्लो पैटर्न के साथ साथ कुछ मात्रा में नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न भी उपस्थित रहता है। नॉन आइडियल फ्लो उपस्थित रहने के कारण रिएक्टर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब से रिएक्टर का उपयोग केमिकल एनर्जीज में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है इसमें रिएक्टेंट का जो फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का मान प्राप्त होता है वह आदर्श फ्लो रिएक्टर की तुलना में कम प्राप्त होता है। किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में उपस्थित रहने वाले नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें सभी नॉन आइडियल फ्लो डेविएशन फ्लो आइडियल फ्लो आदर्श प्रवाह से विचलन कहा जाता है। किसी प्रोसेस के ऊपर में उपस्थित रहने वाले अनादर्श प्रवाह को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं, किसी प्रोसेस इक्विपमेंट जिसका उपयोग केमिकल एनर्जी में रिएक्टर के रूप में किया जाता है उसमें उपस्थित वाले नॉन आइडियल पैटर्न को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें स्टैग्नेंट रीजन, शॉर्ट सर्किटिंग, चैनलिंग, एक्सटेंड शॉर्ट सर्किटिंग बाईपास के प्रदर्शित किया जाता है। अब हम सभी नॉन आइडियल पैटर्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक पहले प्रकार का नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न दिखाया गया है जो किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में उपस्थित है जिसे स्टैग्नेंट रीजन से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक प्रोसेस इक्विपमेंट में जो फ्री स्ट्रीम एंटर करती है उसका कुछ भाग निश्चित समय के बाद प्रोसेस इक्विपमेंट से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रोसेस इक्विपमेंट एंट्री वाली फ्री स्ट्रीम का कुछ भाग रिएक्टर में कुछ समय के लिए हमेशा के लिए उपस्थित रहता है और कभी भी बाहर नहीं निकलता है, जिसे स्टैग्नेंट रीजन कहा जाता है। स्टैग्नेंट रीजन के कारण प्रोसेस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब इस प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग केमिकल जिसमें रिएक्टर के रूप में किया जाता है तो इसमें रिएक्टेंट का फ्रैक्शन कंसंट्रेशन प्राप्त है वह आइडियल फ्लो रिएक्टर की तुलना में कम प्राप्त होता है, स्टैग्नेंट रीजन से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे दूसरे प्रकार का नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न दिखाया गया है जो किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में मुख्य रूप से शॉर्ट सर्किट से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग लिक्विड को कंप्लीटली मिक्स करने के लिए किया जाता है। यहाँ प्रोसेस इक्विपमेंट में फिनिशिंग में एंटर करती है उसका कुछ भाग तो प्रोसेस इक्विपमेंट में मिक्सिंग के पश्चात बाहर निकाला जाता है, लेकिन प्रोसेस इक्विपमेंट एंटर वाली फिनिशिंग का कुछ भाग बिना प्रोसेस इक्विपमेंट में सीधे ही स्ट्रीम की सहायता से बाहर निकल जाता है। इस शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग से प्रोसेस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग केमिकल जिसमें रिएक्टर के रूप में किया जाता है इसमें रिएक्टेंट का जो फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का मान प्राप्त है वह आइडियल फ्लो रिएक्टर की तुलना में कम प्राप्त होता है, शॉर्ट सर्किटिंग से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक तीसरे प्रकार का नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न दिखाया गया है जो किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में मुख्य प्रोसेस चैनलिंग से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग गैस को लिक्विड में एंटर करने के लिए किया जाता है। यहाँ प्रोसेस इक्विपमेंट जो गैस एंटर करती है उसका कुछ भाग तो लिक्विड की तरह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन प्रोसेस इक्विपमेंट एंटर करने वाली गैस कुछ भाग बिना लिक्विड के कांटेक्ट में सीधे ही प्रोसेस इक्विपमेंट से बाहर निकल जाता है। इस कारण प्रोसेस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाती है और जब इस प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग केमिकल एनर्जीज में रिएक्टर के रूप में किया जाता है फिर रिएक्टेंट का जो फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का मान पड़ता है वह आइडियल फ्लो पैटर्न की तुलना में कम प्राप्त होता है, जिसे चैनलिंग कहा जाता है। चैनलिंग का मुख्य रूप से नॉन ग्रुप पेज काउंटर करना ऑपरेशन में मुख्य रूप से रहती है, उसका इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसे चैनलिंग से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक चौथे प्रकार का नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न दिखाया गया है जो कि प्रोसेस इक्विपमेंट में मुख्य रूप से एक्सटेंड शॉर्ट सर्किटिंग एंड बाईपास के प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस इक्विपमेंट को वेट सॉल्यूशन में उपस्थित मॉइस्चर को गैस की सहायता से रिमूव करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस इक्विपमेंट में जो गैस एंटर करती है उसका कोई भाग तो वेट सॉल्यूशन में उपस्थित मॉइस्चर को रिमूव करने के प्रयोग में आता है, लेकिन प्रोसेस इक्विपमेंट में एंटर करने वाली गैस का कुछ भाग बिना सॉलिड के संपर्क में सीधे इक्विपमेंट से बाहर निकल जाता है, इसे एक्सटेंड शॉर्ट सर्किटिंग बाईपास कहा जाता है। एक्सटेंड शॉर्ट सर्किटिंग बाईपास के कारण प्रोसेस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। यह प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग केमिकल एनर्जी में रिएक्टर के रूप में किया जाता है तो इस इक्विपमेंट में रिएक्टेंट का प्रेशर कंसंट्रेशन का मान पड़ता है और आइडियल फ्लो रिएक्टर की तुलना में कम प्राप्त होता है, इसे एक्सटेंड शॉर्ट सर्किटिंग बाईपास से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं रजिस्टर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। किसी प्रोसेस इक्विपमेंट जब कोई फील्ड स्ट्रीम एंटर करती है तो फील्ड स्ट्रीम में डिफरेंट एलिमेंट प्रोसेस इक्विपमेंट अलग अलग रूट से पास होते हैं। फील्ड स्ट्रीम के डिफरेंट एलिमेंट के द्वारा प्रोसेस इक्विपमेंट में स्पेंड किया गया टाइम भी अलग अलग होता है। किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में एंटर करने वाले फील्ड स्ट्रीम के डिफरेंट एलिमेंट के द्वारा एंटर करने में बाहर निकलने के बीच जो समय लगता है
उसे रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सर रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग किसी प्रोसेस के ऊपर रिएक्टेंट के फ्रैक्शन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जब किसी प्रोसेस के ऊपर में नो डाटा पैटर्न उपस्थित होता है तो तब रिएक्टेंट के फ्रैक्शन का मान ज्ञात करने के लिए किसी निश्चित डेरिवेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी अवस्था में किसी रिएक्टेंट के फ्रैक्शन का मान ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है और साथ से रिएक्टेंट का फ्रैक्शन का मान ज्ञात किया जाता है। किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में जब नॉन डायरेक्ट पैटर्न उपस्थित रहता है उसमें रेजिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए स्टोवर्स रेस्पॉन्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इस टेक्निक के किसी प्रोसेस के ऊपर जो फीड स्ट्रीम एंटर करती है उसमें कैसे मिलाया जाता है और टेंसर कैपेसिटी को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है। एडी स्ट्रीम में टेंसर कैपेसिटी को एक डेटा के साथ रिलेटेड किया जाता है। यहाँ पर फीड स्ट्रीम में जो टेंसर डाला जाता है वह स्टिमुलस कहलाता है और जिस स्ट्रीम में टेंसर कैपेसिटी को समय के साथ रिकॉर्ड करता है वह इसका रिस्पांस कहलाता है। यहाँ पर टेंसर इनपुट और रिस्पांस की टेक्निक में जो अंतर आता है उसके आधार पर रेजिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात किया जाता है और रेजिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान किसी प्रोसेस के ऊपर रिएक्टेंट के फ्रैक्शन का मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि जानते हैं किसी प्रोसेस के ऊपर नो टारगेट पैटर्न उपस्थित होता है स्टोवर्स रेस्पॉन्स टेक्निक का उपयोग आर्टिफिशियल फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में फिर स्ट्रीम जो टेंसर डाला जाता है वह कंसंट्रेशन को समय के साथ परिवर्तित करता है। यहाँ पर 4 प्रकार की स्टोवर्स रेस्पॉन्स टेक्निक बोलाई जाती है जो रैंडम इनपुट, पीरियडिक इनपुट, स्टेप इनपुट पर प्रदर्शित किया जाता है। अब सभी टेक्निक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पर एक रैंडम इनपुट टेक्निक ऑफिस क्या आता है। यहाँ पर फिर स्ट्रीम जो टेंसर डाला जाता है उसी कंसंट्रेशन को रैंडमली परिवर्तित किया जाता है और जिस टाइम में टेंसर कंसंट्रेशन का मान रैंडमली परिवर्तित होता है लेकिन यूनिवर्सल फॉर्म में कुछ अंतर जाता है। इस अंतर के आधार पर आर्टिफिशियल फंक्शन का मान ज्ञात किया है। इसके आधार पर किसी भी रिएक्टेंट का फ्रैक्शन का मान निर्धारित किया जाता है। इनपुट में फिर स्ट्रीम में टेंसर कंसंट्रेशन को पीरियडिकली चेंज किया जाता है। इसका रिस्पांस भी पीरियडिक प्राप्त होता है लेकिन इसके फॉर्म में कुछ अंतर आ जाता है। इस अंतर के आधार पर आइडेंटिटी फंक्शन का मान ज्ञात करता है और रिएक्टेंट फ्रैक्शन का मान भी निर्धारित किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।